खेल जगत कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं दीपक शर्मा। दोस्तों, खेलकूद हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के साथ साथ ये हमारे जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना का भी विकास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 29 अगस्त और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन कौन सी गतिविधियां की जाती हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेलों का क्या महत्व रहता है, ये सभी तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्तरीय बॉक्सिंग और ताइक्वांडो खिलाड़ी, राज्य स्तरीय कोच एवं शारीरिक शिक्षा अध्यापक श्री कमलेश ठाकुर जी। कमलेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो इससे पहले कि हम आपकी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियों के बारे में जानकारी दें, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है और खेलों की हमारे जीवन में क्या महत्व रहता है। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारी दिनचर्या इस प्रकार की हो चुकी है कि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा मशीनों पर आधारित हो चुका है जी। हमारे सारे काम छोटे से लेकर बड़े काम तक मशीनों पर आधारित हो चुके हैं, जिस कारण से हमारे स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है जी। तो उस हमारे स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए निश्चित तौर पर खेलों की हमारी जो दिनचर्या में हम खेलों को शामिल करें, उसके लिए खेल दिवस को सरकार के द्वारा मनाया जाता है। सरकार के द्वारा इस चीज़ को लोगों की जागरूकता के लिए मेजर ध्यानचंद, आज हॉकी के जो बड़े महानतम खिलाड़ी हुए हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका जन्मदिन 29 अगस्त है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इस खेल दिवस को मनाया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, हमारा समाज फिट हो सके। आज बड़ी सारी बीमारियाँ हमारे समाज में पनप रही है। उन बीमारियों को उसके फैलने का कारण है एक जो हमारी दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि हम शारीरिक गतिविधियों को कम से कम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो शारीरिक गतिविधियां हमारी बेहतर हो तो उस तरफ प्रेरणा मिले, उस तरफ अग्रसर हो, इसको ज़्यादा जागरूकता लाने के लिए जो है खेल दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक पहले कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। लेकिन आज के समय में ये जो लोकोक्ति है ये चरितार्थ नहीं होती है। आज के समय में हम देखते हैं कि खेल कूद के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे युवा साथी जो हैं वो हासिल कर रहे हैं और ये करियर की भी अच्छी संभावना इस क्षेत्र में हो सकती है। तो अगर खेल कूद की अगर हम बात करें तो खेल कूद में अगर करियर की संभावनाओं की बात करें तो आप दर्शकों को बताएं कि खेल कूद में ही अगर करियर हम बनाएं तो क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। खेल कूद आज हम देखते भी हैं, अगर हम विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, बड़े आज कम्युनिकेशंस के संचारण के बड़े सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। आज नौजवान खेलों की तरफ आ रहा है, गेम्स की तरफ आ रहा है। और इवन कि मैं तो कहना चाहूँगा कि भाई हमारे माता पिता, जो बच्चों के माता पिता है, वह भी बच्चे को किसी न किसी खेल में जो है उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कारण है कि भाई बच्चे की फिटनेस के बारे में जो जागरूक हैं, बड़ी सारी बीमारियां बच्चों को लग रही है। हम बच्चे को घर से गाड़ी में बिठाते हैं, स्कूल में वो गाड़ी से उतरता है, स्कूल में पहुंच जाता है और उसकी फिटनेस खराब हो रही है। लेकिन जो बच्चा कहीं गेम्स में जुड़ रहा है तो निश्चित तौर पर एक तो सबसे पहला लाभ तो उसे कि उसकी फिटनेस का है, उसकी फिटनेस अच्छी हो जाती है। और जहाँ तक कैरियर की बात है, आज बड़े सारे विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं। बिल्कुल। अगर हम किसी भी गेम को लेकर देखें, बड़े सारे ऐसे इवेंट्स, बड़े सारे ऐसे आयोजन हो रहे हैं। और सरकार के स्तर पर भी अगर नौकरियों की बात करें तो नौकरियों में 3% आरक्षण, विशेष तौर पर उन बेहतरीन खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, उन्हें 3% आरक्षण सरकारी नौकरियों में भी प्राप्त होता है। जी, तो निश्चित तौर पर खेलों में अपना कैरियर बनाया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ भी रखता है। अपनी दिनचर्या से हटके भी अगर आप खेल खेलते हैं और साथ में इसी को अपना करियर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले आपके शुरुआत के बारे में बात करें कि आपकी ताइक्वांडो और बॉक्सिंग में शुरुआत कैसे हुई, आप अपने बारे में बताएं। जी सर, मैं एक गांव के देहात के स्कूल में पढ़ा हूँ जी, जहाँ पर इस तरह की बड़ी सारी
इन खेलों के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं था, जहाँ पर ज़्यादा जागरूकता भी नहीं। इन खेलों को, इन जो ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट है, इसे सिर्फ लड़ाई झगड़े के तौर पे ही गांव में लोगों के द्वारा लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए सोलन गया, वहाँ उसके पश्चात में महाराष्ट्र में अमरावती में गया, तो इन खेलों के बारे में, अधिक प्रचलन के बारे में वहाँ पर मैंने जाना, वहाँ पर इसे समझा। और एक शौक़ था, विशेष तौर पर पहले जब हम पिक्चर्स देखते थे, फिल्में देखते थे, तो उसमें मार्शल आर्ट करते हुए या ऐसे खेलों को देखते हुए एक बड़ा एक क्रेज़, उत्साह आता था कि हम भी ऐसा करें। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे पास साधन नहीं थे, गांव में साधन उपलब्ध होते नहीं थे। आप जानते हैं कि आज तो काफ़ी कुछ गांव में साधन जुटने शुरू भी हुए हैं, लेकिन काफ़ी समय पहले तक हमारे गांव में उतने साधन उपलब्ध नहीं थे। तो जब हम आगे कहीं ऐसे शहरों में गए तो वहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई, और वहाँ पर लगा कि एक आत्मरक्षा को लेकर, एक सेल्फ डिफेंस को लेकर, सबसे पहली भावना तो सेल्फ डिफेंस को लेकर थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस खेल में अपने गुरुजनों के माध्यम से जुड़े, उनके माध्यम से हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो निश्चित तौर पर फिर हमें लगा कि ये एक खेल के तौर पर भी इसमें बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त की जा सकती है, और अपनी पहचान, अपनी एक छाप भी बनाई जा सकती है। तो आपने स्कूल स्तर से ही इन खेलों में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था? नहीं सर, मैं जब अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अमरावती गया, महाराष्ट्र में गया, हनुमान अखाड़ा नाम से एक बहुत बड़ा संस्थान वहाँ पर है। 1914 से वो संस्थान शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वहाँ पर गया तो वहाँ पर बड़ी सारी इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती है। ऐसे ऐसे खेल भी वहाँ पर चलते हैं जिन खेलों के बारे में हमने पहले सुना भी नहीं था, वहाँ पर ही जाकर देखा। तो मेरी स्कूलिंग, उसके बाद सेकेंडरी स्कूलिंग मेरी सोलन से हुई है, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल सोलन से हुई है। वहाँ पर मैंने मार्शल आर्ट के बारे में कुछ क्लासेस करी थी, कुछ ट्रेनिंग वहाँ पर ली थी। लेकिन जब अमरावती में गया उसके पश्चात 1998 में, तो वहाँ पर मुझे हमारे मणिपुर से कोच थे वाहेकॉम कनेडी जी, उनके मार्गदर्शन में मैंने इस खेलों, इन बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट को सीखा, जाना, और उसमें अपना जहाँ वहाँ महाराष्ट्र से राज्य स्तर पर खेला भी, और वहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में गया। तो आपने खिलाड़ी के तौर पर और राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो उपलब्धियां हैं, वो शुरुआत आपने कॉलेज स्तर से शुरू कर दी थी? जी सर। उसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, जब मैं वहाँ पर था तो शुरुआत में मैं मार्शल आर्ट में, मुझे बचपन से ही शौक़ था। बचपन, जैसे मैंने आपको बात बताई कि भाई टीवी वगैरह देखकर उस प्रकार के शौक़ उत्पन्न हुए थे, लेकिन उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं था कि ये मार्शल आर्ट कैसे सीखा जा सकता है, इससे क्या मुझे लाभ हो सकता है, क्या इसके मुझे आगामी जीवन में, अपने जीवन में इसके क्या लाभ हो सकते हैं जी। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो कैनेडी सर ने बड़े अच्छे से वहाँ पर बताया। पहले सबसे पहले तो फिर मुझे लगा कि हमें फिट होना चाहिए जी, फिजिकल फिटनेस के लिए फिटनेस कार्यक्रम चला। उसके बाद वहाँ पर उसको जाना, उनसे सीखा, बड़े सारे गुरु उनसे सीखे, और उनके सौजन्य से, उनके मार्गदर्शन में वहाँ से मैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तो खेले, राज्य स्तर पर खेले, राष्ट्रीय स्तर पर खेले, और वहाँ पर हमने उपलब्धियाँ भी हासिल की, कई पदक भी जीते वहाँ पर, अपने लिए भी और वहाँ अपने संस्थान के लिए भी। और निश्चित तौर पर मुझे आज इन खेलों के साथ जुड़कर एक गर्व महसूस होता है, और एक आत्मविश्वास बूस्टअप, ऐसा लगता है कि भाई आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है जो इन खेलों के साथ जुड़ता है। वो तो स्पष्ट रूप से जब खेल की भावना रहती है मन में, तो खिलाड़ी के मन में वो आत्मविश्वास आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन एक खिलाड़ी के जीवन में प्रशिक्षक का, जो कोच का जो महत्व रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो खिलाड़ी के बनने के बाद आपने कोच की भूमिका भी निभाई है। तो एक कोच के रूप में जब आपने शुरुआत की थी, तो आपने कोच के रूप में कब से शुरुआत की थी, और उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मैं वहाँ से 2001 में अपना ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस अपने गांव में आया जी। उसके पश्चात में DYED यहाँ शिमला यूनिवर्सिटी से किया 2002-2003 में मैं लगभग गांव में था। फिर मुझे लगा कि एक ऐसी अपने अंतरात्मा में एक ऐसी अनुभूति थी कि शहरों में बच्चों को सुविधाएं मिलती है, बच्चे सीखते हैं इन खेलों को, लेकिन मैं चाहता था कि गांव में भी इन खेलों को अपने साथियों को, अपने जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम सिखाएं, उन्हें हम बताएं। तो मैंने 2003 में आकर, गांव में आकर अपना कोचिंग करना वहाँ पर शुरू किया। और क्योंकि मैंने पहले बात बताई आपको कि इन खेलों को गाँव में, मार्शल आर्ट को खास तौर पर लड़ाई झगड़े के तौर पर लिया जाता है। जी बिल्कुल, मुक्केबाजी का मतलब यही माना जाता है कि उसमें लड़ाई झगड़ा होगा। तो शायद ग्रामीण परिवेश में इन बातों को ज़्यादा जागरूकता भी नहीं है इसके बारे में। तो मुझे वहाँ पर लगा सर कि जो वहाँ पर वरिष्ठ लोग भी थे, उनके मन में भी यही धारणा थी कि भाई ये आ गया है, ये खुद तो सीख के आ गया, अब ये गाँव में गुंडे तैयार करेगा।
और सड़कों में, रास्ते में जो है लोगों का चलना मुश्किल हो जाएगा, ये मारेंगे लोगों को। तो लेकिन हमने उस चीज़ को भी सुना, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया और कोशिश की कि हम उस चीज़ को बेहतर कर पाएँ जी। लेकिन उस दौरान उतने बेहतर परिणाम मैं प्राप्त नहीं कर पाया और ज़्यादा बेहतर परिणाम मुझे प्राप्त हुए जब मैं स्कूल में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एस DP में 2007 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवठी मझगांव में मेरी नियुक्ति हुई जी। तो उसके पश्चात फिर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला काम करने के लिए। निश्चित तौर पर स्कूल में विद्यार्थी भी थे और विद्यार्थी के अंदर रुचि भी थी इन खेलों को सीखने की, जैसी सब मुझे भी एक इच्छा थी कि भाई इन खेलों को मुझे खेलना है, इन खेलों को मुझे जानना है। तो उसी प्रकार की रुचि और बच्चों के अंदर भी थी, जो बच्चे मेरे पास शिक्षण कर रहे थे। तो मैंने उन बच्चों पर काम करना शुरू किया। फिर भी मुझे उसमें ये समस्या आई कि भाई आज बच्चे को मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, लेकिन ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब उसका आगे प्रतियोगिता के लिए जाना है तो पेरेंट्स मना कर जाते हैं जी। कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। खासतौर पर लड़कियों का शुरू किया तो एक असुरक्षा की भावना उनके मन में कुछ थी। ऐसी असुरक्षा कि भी पता नहीं कहीं चोट लग जाएगी, कोई ऐसी इंजरी हो जाएगी। लेकिन फिर मुझे कई बार पेरेंट्स के घरों तक भी बात करने के लिए जाना पड़ा, एक उन्हें इस प्रकार का विश्वास दिलाना पड़ा, इस प्रकार की एक आश्वस्त उन्हें करना पड़ा कि आप इन खेलों में भेजिए, निश्चित तौर पर आपका बच्चा बेहतर कर सकता है, आपके बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ये बेहतर कर सकता है, अगर ये इन खेलों में जाएगा तो ये बेहतर करेगा। और बच्चों ने किया, बच्चों ने वहाँ से जाकर किया। राज्य स्तर पर बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से, अगर देवठी मझगांव की मैं बात करूँ, वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे बच्चों ने राज्य स्तर पर मेडल जीते और काफ़ी बच्चे वहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर भी वहाँ से जाकर पहुँचे और राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीते हैं। निश्चित तौर पर एक प्रशिक्षक की जो भूमिका है वो ये रहती है कि एक सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना अपने जो खिलाड़ी के अंदर वो पैदा करे। आपने बखूबी उसे निभाया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब आप खुद खेलते थे और अपने खिलाड़ियों को जो आपके साथ प्रशिक्षण ले रहे थे उनको जब खिलाया तो फिर क्या भावना, उस तरह की कुछ फीलिंग्स बताएं कि कैसा मन में ऐसी भावना रहती थी कि जब वो आप खुद भी खेलते थे और आपका जो एक प्रशिक्षित किया गया जो खिलाड़ी है वो भी खेल रहा था, तो कैसी भावना उस तरह से आपके मन में थी, कौन सी फीलिंग्स रही थी? बिल्कुल सर, जब हम खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं तो फिर सिर्फ हम खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ अपनी जो हमारी खूबियाँ हैं जी, जो हमारी खूबियाँ हैं उन्हें जानते हैं कि मेरी क्या खूबियाँ हैं और उसे मैं सामने वाले पर, जो हमारा विरोधी खिलाड़ी है, उससे हम किस प्रकार से उस पर हावी हो सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादातर और कोई भी कोच जब प्रतियोगिता के दौरान किसी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है खिलाड़ी तो उसे सिर्फ उसकी खूबियों के बारे में बताता है जी, क्योंकि अगर प्रतियोगिता के दौरान उसे अपनी खामियां नज़र आएगी तो ज़्यादा अपनी खामियों की तरफ ध्यान देगा। तो प्रतियोगिता के दौरान अपनी खूबियों पर खिलाड़ी ज़्यादा फोकस करता है। और जबकि कोच का, आपने कहा कि भाई कोच के तौर पर क्या रहता है, तो जबकि कोच ज़्यादातर अपने खिलाड़ी की खामियां देखता है, उन खामियों को कैसे खूबियों में बदला जा सकता है, उन खामियों को कैसे दूर किया जाए और कैसे उसके अंदर उन खामियों को खूबियों में लाया जाए। बिल्कुल। तो ये सोचता है। और जब कोचिंग के दौरान एज कोच आप काम करते हैं तो ना सिर्फ आपको अपने खिलाड़ी को देखना होता है बल्कि विरोधी जिसके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा है उसके भीतर कौन सी खामी है, उसकी खामियों को ढूंढना होता है और अपने जो आपका खिलाड़ी है उसे बताना होता है कि इन खामियों पर अगर आप भारी पड़ जाते हैं तो आप उससे आगे जा सकते हैं, उससे आप जीत सकते हैं, उसको आप डिफीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोच की भूमिका तो आपने बखूबी निभाई है। तो कोच के तौर पर कौन कौन सी उपलब्धि आपकी रही है, कोई यादगार किस्सा भी हो तो आप हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी सर, सबसे पहले मैं आपको यादगार किस्से की बात बताता हूँ। जब मैंने शुरू किया 2003-04 में अपने गांव में, उस वक्त मैं सरकारी स्कूल में नहीं टीच करता था, एक शौक़ था, एक जुनून था कि मुझे अपने गांव से, अपने देहात से लोगों को इस फील्ड में, इस खेलों में, इन खेलों में तैयार करना है, इन खेलों के बारे में बताना है। तो मैं क्लास लेता था, काफ़ी सारे लोग मेरे पास वहाँ पर आते थे, गाँव में युवा लोग आते थे सीखने के लिए और हम करते थे। तो 2 छोटे बच्चे वहाँ से देखते थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कम्पैक्ट स्पेस नहीं था कि इंडोर नहीं था, हम बाहर खुले मैदान में अभ्यास करते थे। तो 2 बच्चे भाई बहन थे, साथ ही लगते गांव से थे वो भी। वो देख रहे थे कि भाई किस प्रकार से पंच करना, कैसे ब्लॉक करना है, वो देख रहे थे। घर जाकर जब वो शाम घर गए उसके पश्चात हमारी क्लास छूट जाती थी, हम सभी अपने अपने घर चले जाते थे। मुझे भी ध्यान नहीं था कि ये देख रहे हैं बच्चे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने घर जाकर उस अभ्यास को करना शुरू कर दिया। उत्सुकतावश वो आपस में ही शुरू भाई बहन थे, भाई ने क्या कर दिया कि पंच करना शुरू कर दिया, सामने बहन ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन
उस दौरान क्या हुआ कि जैसे भाई ने पंच किया, वो बहन ब्लॉक मिस कर गई और वो पंच उसकी छाती में लग गया। और वो थोड़ा सा बच्चे थे और भाई थोड़ा बड़ा था जी। और वो पंच ऐसा लगा कि भाई वो बच्ची आध पौन घंटे तक बेहोश रही, उसे होश नहीं आया। तो उसके पश्चात मुझे लगा कि भाई, फिर मैंने बताया भी लोगों को कि भाई बिना प्रशिक्षक की देख रेख के ये इस प्रकार की गतिविधियां ना करें जब तक कि आप बेहतर उस खेल के बारे में जान नहीं पाते हैं, जब तक उस खेल को आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप इसको इस प्रकार से ना करें। बल्कि कुछ दिनों बाद फिर मुझे उस वहाँ पर जो मैं कोचिंग करता था, क्लास लेता था, उसको बंद ही करना पड़ा, ताकि इस प्रकार के वाक़ये फिर दोबारा ना हो जाए। तो इस करके क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जो है इस बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मुक्केबाजी की बात करें तो फिर उत्सुकतावश जो युवा वर्ग है वो इसे मार धाड़ में भी, जैसा आपने बताया, उसको शुरुआत कर सकता है। तो वो एक कोच की भूमिका उसमें बहुत अहम रहती है। बिल्कुल सही आपने बताया। तो कौन कौन से आपकी उपलब्धियां रही हैं कोच के रूप में, वो हमें बताएं। सर, जब मैं कोच के तौर पर, जब मैं 2007 में मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपॉइंट हुआ, एसडीपी अपॉइंट हुआ, तो मैंने जब वहाँ से बच्चों को खिलाना, इन इंडिविजुअल गेम्स में खिलाना शुरू किया, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, इसमें बॉक्सिंग में पहले शुरू किया। ताइक्वांडो हमारे स्कूल गेम्स में नहीं था उस दौरान जी। तो बॉक्सिंग में बहुत सारे बच्चे मेरे वहाँ से निकल कर आगे नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर गए। हिमाचल का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें एक लड़की का नाम मुझे याद आ रहा है, रीता देवी नाम है जी। उसने भोपाल में राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर उसने अपने भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था जी। सिल्वर मेडल जीता था। और जिसके तो उन दौरान हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष जी थे, नेगी जी थे जी, जगत राम नेगी जी। तो उन्होंने उस बच्ची को 25,000 रुपये बतौर एक पुरस्कार के तौर पर सम्मानित किया था, और जो उस बच्ची को प्राप्त भी हुए जी। बिल्कुल, ग्रामीण परिवेश से अगर इस तरह की प्रतिभाएं उभरेंगी तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक आत्मविश्वास की जो है भावना जागेगी। और अगर हम खेलों की बात करें तो नशे की प्रवृत्ति को रोकने में खेलों की एक अहम भूमिका हो सकती है। तो अगर खेलों की तरफ जाएं तो नशे से भी बचा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने ज़रूर इस बात को सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल सही आपने बात की। तो अक्सर बच्चा गलत प्रवृत्ति की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ, मारपीट की तरफ या नशे की तरफ तब जाता है जब वो बच्चा खाली होता है। बिल्कुल। तो जब हम बच्चों को खेलों में लेते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पास खाली समय नहीं बचता है। बिल्कुल सही है। उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया जाता है जी। अभी मैं हालिया एक गांव का नाम नहीं बताऊंगा, गांव में बच्चों को कोचिंग करता रहता हूं, कहीं आते जाते करता रहता हूं। तो उस गांव में मैंने कुछ प्रयास किया, तो वहाँ मुझे लोगों से पता चला था कि उस गांव में बच्चे नशा ज़्यादा करते हैं। नशा इवन देन कोई ऐसा नहीं जो आज चिट्टा विट्टा आता है उसका तो नहीं, लेकिन गुटखा, कुबेर, बीड़ी, सिगरेट, ये कुछ आम सी बात हो चुकी है, ये करते थे। तो मैं जब वहाँ पर जाकर उन बच्चों को प्रशिक्षण करना शुरू किया, उनको खिलाना शुरू किया, तो मैं पहले पूछा नहीं था बच्चों को। 1 महीने बाद जब हमने करना शुरू किया तो फिर मैंने पूछा, बेटा आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो नशा करते हैं? वो बच्चे बड़े सीधे साधे, वहाँ उस भोले भाले से बच्चे, उन्होंने कहा कि जी मैं भी करता था, लेकिन जब से आपने ये शुरू किया है हमने छोड़ दिया जी। अच्छा, मैंने कहा बेटा फिर क्या, ऐसी क्या बात है कि आपने ये सब करने के पश्चात छोड़ दिया? कि जी पहले तो समय नहीं मिलता है, और जब आप छोड़ते हैं यहाँ से 1-1.5 घंटा लगातार करने के बाद जब आप छोड़ते हैं तो थक कर इतने पस्त होते हैं कि फिर मन ही नहीं करता, समय ही नहीं रहता। तो निश्चित तौर पर नशे से बचाने के लिए अगर खेलों से बच्चा जुड़ा है तो ये बड़ा बेहतर हो सकता है। क्योंकि युवाओं में उत्साह भरा होता है, ऊर्जा भरी होती है, और उस उत्साह और ऊर्जा को हम सही दिशा में अगर लेकर जाएं तो खेल सबसे सही माध्यम उसके लिए हो सकता है। बिल्कुल सही आपने बात कही है। आपने निजी तौर पर भी अपने क्षेत्र में इस तरह के कुछ प्रयास किए हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक क्षेत्र की बात की, और भी आपके कुछ प्रयास इस तौर पर रहे हैं, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं लोगों, क्योंकि हमारे गांव में, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि गांव में बच्चे बड़े फिट हैं जी। बिल्कुल। गांव में बच्चा, क्योंकि शहरों में बच्चा क्या करता है कि भाई उसको हम गाड़ी के माध्यम से या बसेस के माध्यम से स्कूल जाता है, लेकिन गाँव के दूर दराज से बच्चे ऐसे आते हैं जो पैदल चलकर आते हैं, उनका फिटनेस लेवल, और घरों में भी काम करते हैं, घरों में ही माता पिता की सहायता खेतों में जाकर करते हैं, जिसका एक परिणाम यह है कि बच्चों की फिटनेस बेहतर है। बिल्कुल। बड़ी प्रतिभाएँ हमारे गाँव में छुपी हैं,
उन प्रतिभाओं को खोजने की आवश्यकता है। तो ऐसे फिट बच्चों को लाने की आवश्यकता है। ऐसे फिट बच्चों को ढूंढने के लिए मैं उनके घरों तक, जिन बच्चों के अंदर शौक़ नहीं था, उन बच्चों को बड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करी। और उनके, अगर वो बच्चा खेलना चाह रहा है, उसके माता पिता के माध्यम से जो नहीं सही रुझान आ रहे हैं, नहीं वो उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि उस खेल में बच्चा जाए, तो उनके घरों तक भी जाकर उनको प्रेरित करने का प्रयास किया और उनको बताया कि भाई आपका बच्चा इस फील्ड में बेहतर कर सकता है, ये आपका नाम रोशन कर सकता है, आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन कर सकता है। और भविष्य में आने वाले समय में बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, राज्य स्तर पर जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसे नौकरी की खेल कोटे से, जो हमारा स्पोर्ट्स कोटा रहता है, उसके तहत इसको सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। तो सरकार द्वारा भी इसके लिए कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मैं उस क्षेत्र की बात करूंगा जहां मैंने इस मुहिम को शुरू किया, देवटी मझगांव में। तो जैसे निजी स्तर पर हमने वहाँ से अपना रिप्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग को दिया था कि इतने बच्चे यहाँ से बॉक्सिंग में निकल रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या है कि वहाँ पर जो अभ्यास करते थे खुले मैदान में करते थे, जबकि बॉक्सिंग का अभ्यास करने के लिए हमें रिंग की आवश्यकता होती है। तो मैं करता था कि भाई जैसे हम जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या आगे चले गए, तो बॉक्सिंग, क्योंकि रिंग का अभ्यास उन्हें था नहीं, हमारे पास रिंग नहीं था, तो हम वहाँ पर जाकर मैं उनको रिंग में बताता था कि कैसे आपने कॉर्नर से बचना है, रात को वहाँ रिंग में खड़ा करना है बच्चे को। फिर वहाँ पर उनको बताता था उसके बारे में कि किस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी मूवमेंट कर सकते हैं। तो उसका जब हमने रिप्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग को दिया, तो उस स्कूल के लिए, पर्टिकुलरली उस स्कूल, देवटी मझगांव स्कूल के लिए 6 लाख कीमत का जो है रिंग वहाँ पर उपलब्ध करवाया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है वहाँ उस क्षेत्र के बच्चों के लिए। हालांकि अभी स्थापित नहीं किया गया, शायद हालिया 1-2 महीने के अंदर उसे स्थापित कर दिया जाएगा जी। और बच्चों के लिए वो एक बड़ी उपलब्धि होगी, उस गांव के एक बड़े पिछड़े से गांव के लिए एक उपलब्धि होगी, और वहाँ पर बच्चे अभ्यास कर पाएंगे। और भी बड़े सारे कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर चलाए जा रहे हैं। ये तो मैं अपने पर्टिकुलर अपने उस क्षेत्र की बात करी जहाँ से मैं संबंध रखता हूं। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों जी बिल्कुल। फिट इंडिया मूवमेंट, जो हमारा फिट इंडिया कार्यक्रम है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गत वर्ष आज ही के दिन खेल दिवस के उपलक्ष्य पर ही इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, और इसका बड़ा लाभ बच्चे उठा रहे हैं। और आज तो मैं बात बताऊं, मैं आपको विशेष तौर पर आपके साथ साझा करना चाहूँगा इस बात को जी। आज कोरोना काल है, आज लोग ज़्यादा मात्रा में कहीं असेंबल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मैंने अपने गांव में बच्चे कमांडर तैनात किए हैं जी। बच्चे कमांडर के तौर पर तैनात किए हैं। वो बच्चे अपने गांव से जितने बच्चे उनके वहाँ हैं, उन सभी को असेंबल करते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं, और अपने बल्कि बड़ों जो उनके बुजुर्ग हैं घर में, उनको भी वो एकत्रित करते हैं, और हर रोज़ 20-25 मिनट वो अपने काम से समय निकाल कर व्यायाम करते हैं, जिसकी वो हर रोज़ प्रतिदिन सुबह 7 और 8 के बीच में मुझे उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो मुझे भेजते हैं। और मुझे बड़ा हर्ष है कि भाई बच्चे इस प्रकार से कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो काम हम उनके साथ जुड़कर नहीं कर पा रहे, हम क्योंकि नहीं कनेक्ट हो पा रहे, नहीं जुड़ पा रहे हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, हम उन तक नहीं पहुंच बना पा रहे हैं, लेकिन आज अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या इस जो हमारी संचार व्यवस्था है इसके माध्यम से हम उनके संपर्क में हैं, और निश्चित तौर पर वो बच्चे बेहतर कर रहे हैं, और आशा है कि इस कार्यक्रम से बड़े लाभान्वित हो। बिल्कुल सही बात आपने कही। प्रशिक्षण संस्थान के बारे में कुछ बताइए संक्षेप में हमारे दर्शकों को, क्योंकि अगर बॉक्सिंग की बात करें तो कौन कौन सी जगह पर प्रशिक्षण लिया जा सकता है? अगर हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल में हमारे पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक हॉस्टल है जी, जो बॉयज़ के लिए हैं, जो बिलासपुर में स्थापित हैं, बिलासपुर में है, तो वहाँ पर बच्चे जा सकते हैं, इस प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं। जो हमारा खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण का वहाँ पर छात्रावास है, वहाँ पर जो बच्चे राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है, मेडल जीता है, राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं, वो वहाँ पर अपने ट्रायल दे सकते हैं, और हार्ड वर्क के अनुसार उन्हें वहाँ पर चयनित किया जाता है। और भी जिला मुख्यालय स्तर पर है हमारे यहाँ पर शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में, यहाँ पर इन खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और जिला स्तर पर भी विभिन्न कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसी एकेडमीज़ हैं जहाँ पर इसके प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमारे दर्शकों को कुछ खास संदेश आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम फिट हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, तभी हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सभी व्यस्त हैं, सभी के पास समय का अभाव है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर हम कुछ समय निकालें, एक्सरसाइज, व्यायाम करें, योग करें, तो हम फिट हो सकते हैं। क्योंकि आज बीमारियां हमें चारों तरफ से घेर रही है, हमारे खान पान से कुछ बीमारियां हो रही है, कुछ हमारे वातावरण
से बीमारियां हो रही है। तो हम इस चीज़ को, अगर हम खेलों की तरफ जाएंगे, व्यायाम की तरफ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ जीवन निहित है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अहम जानकारी दी। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम खेल जगत में आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।